Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives. तो दोस्तों ये होने वाली है जनवरी मंथ की थर्ड वीडियो, जहां पर हम लोग 15 से 23 2025 के करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो लाइफ शिल्प एकेडमी को फॉलो किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थ्रू आउट द एंड तक वीडियो को देखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन पेपर जा ही नहीं सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करके लेकर आ रहे हैं। हर एक एस्पेक्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो डोंट वरी। जितने भी करंट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि सीयूईटी के लिए कहा जाए, तो लाइफ शिप से बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको करंट यहाँ पर जो दिख रहा होगा बेटा, वो है अभी ग्लोबल डेटा आया है। ग्लोबल डेटा एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में दुनिया के टॉप 25 बैंक्स बताए गए हैं। टॉप 25 बैंक्स अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप वैल्यू। मार्केट कैप का मतलब होता है कि आज के डेट में आपकी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, उसके हिसाब से आपकी कंपनी का टोटल प्राइस कितना होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के टॉप 25 बैंक्स में इंडिया के 3 बैंक्स आए हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक की ओवरऑल रैंकिंग 13th है, आईसीआईसीआई बैंक की 19th और एसबीआई की 24th। नंबर 1 पर जेपी मॉर्गन रहा। ऑफ कोर्स जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कितनी मार्केट कैप वैल्यू है? $674 बिलियन। और हमारे सबसे बड़े बैंक की मार्केट कैप वैल्यू है $158.5 बिलियन। मतलब अगर इंडिया के इन तीनों बैंक की टोटल मार्केट कैप को भी जोड़ लिया जाए, 158, 106 और 83, तो भी $348 बिलियन की मार्केट कैप वैल्यू बैठती है हमारी इन तीनों बैंक्स की। हमारे तीनों बैंक्स की मार्केट कैप वैल्यू को मिलाकर भी ज्यादा ही पड़ रही है जेपी मॉर्गन की अकेले की मार्केट कैप वैल्यू। उसके बाद गोल्डमैन सैश नाम का ये बैंक भी 13 पोजीशन पर रहा, सॉरी 9 पोजीशन पर रहा, पिछली बार 13 पर था। आगे चलते हैं। ये न्यूज काफी बार इंस्टाग्राम पर फ्लोट हुई है। रशिया की तरफ से एक बड़ा सा सिलेंडर जो है ये भेजा जा रहा है इंडिया को, जो कि तमिलनाडु में आने वाला है। तमिलनाडु के तिरुनलवेली डिस्ट्रिक्ट के कुंदकुलम में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसके लिए डील 1988 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि यूएसएसआर कुंदकुलम एरिया में 6000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया को बना कर देगा। ठीक है, आज की डेट में इंडिया के पास 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और जिसकी टोटल कैपेसिटी 8080 मेगावाट की है। तो इसको 2024 में शिप कर दिया गया था, इस बड़े से सिलेंडर को, जो 320 टन का है। इस बड़े से सिलेंडर को मैन्युफैक्चर किया है एटम मैश रोसातोम मशीन बिल्डिंग डिवीजन में। तो ये जो सिलेंडर है, ये कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? तो रशिया की गवर्नमेंट कंपनी रोसातोम। उन्होंने 6th सिलेंडर और फाइनल सिलेंडर जो है ये शिप कर दिया है, जो कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाएगा। इसके बाद आगे बात करता हूं बेटा, काशी तमिल संगमम, ये यूपी में होने वाला है। ठीक है, और अगले महीने फरवरी में 15 से 24 के बीच में होगा। ये थर्ड एडिशन है। ये थर्ड एडिशन है काशी तमिल संगमम का, जो इस बार फोकस करेगा ऋषि अगस्त्य के ऊपर। इस पूरे काशी तमिल संगमम में काशी की और तमिल नाडु के बीच की, मतलब वाराणसी और तमिलनाडु के बीच का वो एंशियंट कनेक्शन दर्शाया जाता है। ठीक है, इन दोनों की सिविलाइजेशनल वैल्यू, कल्चरल बॉन्ड, उसको फोकस किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 150 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन इशू किया। क्यों किया? आईएमडी आज से 150 साल पहले इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था। आईएमडी जो है दोस्तों, ये 1875 में ब्रिटिश टाइम पीरियड में बना था। ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर, आप सभी जानते हैं कि आईएमडी जो है, उसका काम है मौसम की जानकारी देना। इसका हेडक्वार्टर आज के डेट में न्यू दिल्ली में है। तो मौसम, क्लाइमेट को मॉनिटर करना, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित चीजों को बताना, एग्रीकल्चर, एविएशन, पब्लिक सेफ्टी, ये सारी चीजें आज आईएमडी संभालता है। मतलब वेदर फोरकास्ट करता है ऑफ कोर्स। इसके बाद आपको आगे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो न्यू दिल्ली में होगा 11 फरवरी से 14 फरवरी के बीच। इवेंट का नाम है इंडिया एनर्जी वीक, जो 3 दिन तक चलेगा। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि ओपेक,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी इस इवेंट में आकर की रिपोर्ट्स को लॉन्च करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। आपको पता होना चाहिए 70 से 85% तक हमारा क्रूड ऑयल जो है, जो डिमांड है हमारे क्रूड ऑयल की, उसको पूरा करने के लिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा इंटरनेशनल एनर्जी वीक 7 स्ट्रैटेजिक थीम्स पर फोकस्ड रहने वाला है, जिसमें कोलैबोरेशन, रिजिलियंस, ट्रांजिशन, कैपेसिटी, डिजिटल फ्रंटियर्स, इनोवेशन और लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, रिलायंस जियो ने हाल फिलहाल में 5G साइट सियाचिन ग्लेशियर में लॉन्च कर दी है, और ऐसा करने वाला रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम इंडस्ट्री बन गया है। तो ये सिग्निफिकेंट केवल रिलायंस जियो के लिए नहीं है, इंडियन आर्मी के लिए भी है। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है, यहाँ पर काम करने वाले जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो बहुत ही सब ह्यूमन कंडीशन में काम करते हैं, सोचिए उनके लिए कितना कितना जरूरी हो जाएगा ये। सियाचिन ग्लेशियर जो है बेटा, ये इंडिया ने 1984 में कैप्चर किया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर। इंदिरा गांधी थी उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, तो उनके अंडर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इस ऑपरेशन मेघदूत के अंडर हमने सियाचिन को अपने कंट्रोल में लिया था। ठीक है जी। तो सियाचिन में काम करने वाले जो सोल्जर्स हैं वो राउंड द ईयर जो है 5G नेटवर्क्स को यूज कर पाएंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, जस्टिस उपाध्याय जो पहले कभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, अब ये बन गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये फैसला 7 जनवरी 2025 को रिकमेंड किया गया, और उसके बाद 14 जनवरी को ये फैसला जो है ये अडॉप्ट हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, लेबनान के राष्ट्रपति ने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स में है, नेदरलैंड्स के हेग में है। ICJ यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है। आप CUT के GT की कोचिंग में मेरे साथ पढ़ेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये ICJ के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है नवाफ नवाफ सलाम। तो मिस्टर नवाफ सलाम जी को बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान में दोस्तों एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह भी काम करती है। लेबनान इसराइल के बीच में भी वॉर हुई थी, तो लेबनान की कैपिटल बेरूट है, और यहाँ पे पाउंड, लेबनीज पाउंड नाम से करेंसी चलती है। लेबनान की पार्लियामेंट में टोटल सीट्स 128 मेंबर्स की है, तो 128 में से 73 मेंबर्स जो हैं वो मिस्टर नवाफ सलाम के सपोर्ट में थे कि ठीक है इनको PM बना देते हैं। इसके बाद जस्टिस जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, जिनकी फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये बन गए हैं पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस होता कौन है दोस्तों? हर कोर्ट में आपको एक हाईएस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ एज, आपको एल्डर मोस्ट जज दिखेगा। तो किसी भी कोर्ट में एल्डर मोस्ट जज को, हाई कोर्ट में सभी जजेस में जो सबसे बूढ़ा जज होता है, सबसे एल्डर मोस्ट होता है, उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। और अगर कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंडिया का चीफ जस्टिस कहा जाता है। तो दोस्तों सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने हाल फिलहाल में मिस्टर तरुण दास को एक अवार्ड दिया। अवार्ड है ऑनरी ऑनरी सिटीजन अवार्ड। आपको बता दूं ये ऑनरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, जो किसी नॉन सिंगापुरियन को दिया जाता है। किसी नॉन सिंगापुरियन को दिया जाने वाला ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है जो सिंगापुर की गवर्नमेंट देती है। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने दिया ये अवार्ड। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर कौन है? थर्मन शन शनमुगारत्नम। तो थर्मन शनमुगारत्नम जी ने ये अवार्ड तरुण दास जी को न्यू दिल्ली में प्रेजेंट किया। क्यों दिया? क्योंकि इंडिया सिंगापुर रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है मिस्टर तरुण दास जी ने। तो ये अवार्ड सर दिया क्यों जाता है? ये अवार्ड वैसे तो हर उस इंसान को सिंगापुर की गवर्नमेंट दे सकती है जिसने बिजनेस, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट्स, कल्चर या कम्युनिटी सर्विस में बहुत ही नोटेबली कंट्रीब्यूट किया हो। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, शायद नाम आप जानते होंगे, मिस्टर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी ने एक नई बुक लॉन्च कर दी है, नाम है इनकी बुक का वाइल्ड फिक्शंस। इनसे पहले द हंग्री टाइड, द शैडो लाइन्स, द ग्रेट डीरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल जैसी 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी सर लिख चुके हैं, और इनको एरास्मस प्राइज भी मिला है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इंडियन
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल लॉन्च करके देख ली है। मिसाइल का नाम है नाग मार्क टू। नाग मार्क टू मिसाइल इंडिया की एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब ये टैंक्स को फोड़ने में काम में ली जाती है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बताया कि ये एंटी टैंक मार्क टू मिसाइल जो है, ये एक थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब ये फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बार आपको टारगेट लॉक करना होता है, मतलब आपने किसी भी टैंक के ऊपर अपना टारगेट लॉक किया कि इस टैंक को फोड़ना है, उसके बाद भूल जाइए, फायर करके भूल जाइए। क्यों? क्योंकि जैसा मर्जी टेरेन हो, जैसी मर्जी बैटल ग्राउंड की सिनेरियो हो, ये मिसाइल अपने टारगेट पर लगेगी ही लगेगी। तो ये डीआरडीओ का नाग मार्क टू मिसाइल है, जो एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइल 230 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और आपको बता दूं, 7 से 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 4 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को ये मिसाइल मात्र 17 से 18 सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस मिसाइल की मिनिमम रेंज 500 मीटर है, 500 मीटर्स है। नाग मार्क टू मिसाइल को डीआरडीओ ने डिवेलप किया है। इसके बाद डीआरडीओ की स्टेब्लिशमेंट 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर समीर वी कामत जी इसके चेयरमैन हैं। इसके बाद नासा ने अपना एक बहुत ही हैवी रॉकेट का नाम अपने उस पहले एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखा, जो पहला अमेरिकन था जिसने अर्थ का चक्कर काटा था 1962 में। हाँ, एस्ट्रोनॉट का नाम है मिस्टर जॉन ग्लेन। तो इस रॉकेट का नाम रख दिया गया है न्यू ग्लेन रॉकेट। न्यू ग्लेन रॉकेट। इसके बाद 15 जनवरी को फ्रेंड्स हम लोगों ने इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग के एम करियप्पा के रिकॉग्निशन में, के एम करियप्पा के रिकॉग्निशन में, जो कि इंडिया के फील्ड मार्शल बने, पहले कमांडर इन चीफ थे ये इंडिया के, इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ। क्योंकि इससे पहले जो कमांडर इन चीफ था वो एक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था, जो 15 जनवरी 1949 को चला जाता है, रिटायर हो जाता है। उसके बाद इंडियन आर्मी का जो कमांडर इन चीफ बने, पहले इंडियन बने, नाम था के एम करियप्पा। बाद में ये फील्ड मार्शल भी बने। इसके बाद बेटा इसी साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला 16 जनवरी को अब हर साल नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट होगा। आपको पता होना चाहिए, स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला कंट्री है। तो स्टार्टअप कल्चर नेशनल स्टार्टअप डे के साथ साथ उदय महोत्सव भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो नेशनल स्टार्टअप वीक, मतलब 16 जनवरी से एक हफ्ता पूरा की पूरा ले लो, इस पूरे हफ्ते उदय महोत्सव सेलिब्रेट हुआ, जहां पर स्टूडेंट्स को एम्पावर करती है सरकार, एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो ऑन्टरप्रेन्योर, स्टूडेंट ऑन्टरप्रेन्योर जो है वो अपने इन्वेस्टर्स से मिल सके, इन्वेस्टर्स को अपने आइडिया बता सके, और शायद इन्वेस्टर उनके आइडिया में पैसे भी इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपको पता है स्टार्टअप का सबसे बड़ा जो काम होता है वो फंडिंग को ढूंढना होता है। इसके बाद बेटा ब्राजील ने अनाउंस कर दिया है कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट आपको दिख रहे होंगे, नाम है इनका प्रोबोवो सुबाइंतो। ये 26 जनवरी के चीफ गेस्ट के 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी रहे। तो ब्रिक्स कंट्रीज में, ब्रिक्स ग्रुप में 10th मेंबर के रूप में इंडोनेशिया को ऐड कर लिया गया है। तो आपको बता दूं, ब्रिक्स सबसे पहले तो ब्रिक ही थी, 2009 में ये बनी थी, 2010 में ये ब्रिक्स हो गई, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। आज की डेट में इसमें टोटल मिला के 10 कंट्रीज आती हैं, और 10th कंट्री कौन सी बनी है? इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन पिछले साल से ही होना शुरू हो गया था। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ब्रिक्स कंट्रीज की 16th मीटिंग हुई थी पिछले साल, किधर? रशिया के कजान में। और अब 17th मीटिंग इस बार जुलाई में ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में होगी। तो मीटिंग से पहले ब्राजील ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि इंडोनेशिया हैज बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इसके बाद 8 पे कमीशन को सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों मैं पे कमीशन के बारे में आपको बता दूं, हर 10 साल में पे कमीशन एक बार लाया जाता है। 7th पे कमीशन लाया गया था 2016 में, जो एंड, तो लोगों को काफी एम्बिगस सिचुएशन लग रही थी, बहुत ही एम्बिग्विटी बनी हुई थी कि क्या 8 पे कमीशन आएगी। तो सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हाँ, 8 पे कमीशन हम लेकर आ रहे हैं। और 8 पे कमीशन अपनी रिपोर्ट
इस साल के एंड तक, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ तक रिपोर्ट सबमिट कर देगी। और 8 पे कमीशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले वो एम्प्लॉइज और वो पेंशनर्स जिनकी सैलरी और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, केवल उनकी सैलरी यहां पर बढ़ेगी, केवल उनकी सैलरी बढ़ेगी। इसके बाद आगे बात करता हूं। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्लान लॉन्च किया, प्लान का नाम है बैटल टूरिज्म। और इस बैटल टूरिज्म प्लान में एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, भारत रणभूमि दर्शन। इस भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन के माध्यम से इंडियंस को आप इंडिया की मिलिट्री हेरिटेज दिखाएंगे। इंडियंस को, विजिटर्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट बैटल फील्ड्स दिखाई जाएंगी, जैसे 1962 की इंडिया चाइना वॉर की बैटल फील्ड, ठीक है, जैसे कि रेजांग ला और पैंगोंग सो लद्दाख, इसको दिखाया जाएगा। किबिथू बुमला पास अरुणाचल प्रदेश, ये भी एक बैटल ग्राउंड है। डोकलाम साइट दिखाई जाएगी आपको, जो 2017 में जहां पे इंडिया चाइना लड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जहां पर हम विजिटर्स को अलाउ नहीं करते। और इसके साथ साथ आर्मी जो है वो एक्सप्लोर कर रही है कि क्या सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, लिपुलेखला पास, गलवान वैली, क्या इन सब जगहों को भी विजिटर्स को दिखाया जा सकता है। तो वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी। इसके साथ भारत रणभूमि दर्शन नाम की एक नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जो वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन में काम करेगी। ये प्लेटफॉर्म सभी विजिटर्स को वर्चुअल टूर देगा, हिस्टोरिकल नरेटिव्स, इंटरैक्टिव कंटेंट, कुछ बहुत कुछ देखने को है यहाँ पर। इसके बाद जनरल वीके सिंह, जो कई साल तक मोदी गवर्नमेंट के साथ एक मंत्री के रूप में रहे, और अब इनको मिजोरम का गवर्नर बना दिया गया है। मिजोरम के पहले गवर्नर जो है वो हरी बाबू है। आपको ये भी बता दूं, गवर्नर के लिए आर्टिकल 153 आपको याद रखने की जरूरत है। गवर्नर के लिए आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करता हूं, इंडियन आर्मी ने अभी हाल फिलहाल में डेविल स्ट्राइक नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी, 16 से 19 ऑफ जनवरी के बीच में। दोस्तों, डेविल स्ट्राइक ये एक्सरसाइज हम किसी कंट्री के साथ नहीं करते हैं, ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर करी। उसके बाद आईसीसी ने मेंस प्लेयर फॉर द मंथ दिसंबर अनाउंस कर दिया है, और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024 का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया है। जसप्रीत बुमराह। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे होंगे सेंटर में, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेजेंस में डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक तो एप्लीकेशन लॉन्च करी, नाम है इसका सारथी, संचार साथी। और एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है एनबीएम 2.0, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। तो इन दोनों की दोनों चीजों का अब एम क्या है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन और संचार साथी एप्लीकेशन का एम है कि इंडिया में 1.7 लाख विलेजेस आज की डेट में ऐसी है जहां पे इंटरनेट नहीं आता। तो पहले तो इन रिमेनिंग 1.7 लाख विलेजेस में इंटरनेट पहुंचाएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हर 100 रूरल हाउस होल्ड में से कम 60 घरों में तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, और ब्रॉडबैंड स्पीड कम से कम वहां पर 100 एमबीपीएस की तो पहुंचे, डाउनलोड स्पीड वहां पे कम से कम 100 एमबीपीएस की तो हो। इसके बाद फ्रेंड्स, चाइना ने दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बना ली है। किधर? जिंजियांग रीजन में। जिंजियांग रीजन में ये टनल 22.13 किलोमीटर लॉन्ग है। ये तियानशान माउंटेन्स में लोकेटेड है। 3000 फीट की ऊंचाई पर इस टनल को बनाया गया है, जो कि तियानशान उइगुर ऑटोनोमस रीजन में है। जिंजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में है। इस टनल को तियानशान शेंगली टनल कहा जाता है। क्या बोलते हैं आप? तियानशान शेंगली टनल। आपको बता दूं, इस टनल की वजह से 3 घंटे की जर्नी मात्र 20 मिनट की रह गई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रथ रथ सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। रथ सप्तमी, जो श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल श्री काकुलम डिस्ट्रिक्ट में 3 दिनों तक मनाया जाएगा। ठीक है, नाम क्या है इसका? रथ सप्तमी। कहाँ मनाया जाता है? श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल, अरसावल्ली, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के गवर्नर सैयद अब्दुल नाजिर है, और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। उसके बाद दोस्तों, एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। नाम है इस एक्सरसाइज का ला पिरोज। तो ला पिरोज इस एक्सरसाइज में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस,
कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब की नेवीज पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर हमारी नेवी भी पार्टिसिपेट करेगी, और हमारी नेवी की तरफ से आईएनएस बॉम्बे जाएगा, आईएनएस मुंबई जाएगा। आईएनएस मुंबई इंडिया का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है फ्रेंड्स। और ला पेरोज इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन 2019 में हुआ था, फ्रांस ने लेड किया था। तीसरा एडिशन 2023 में हुआ था, और अब फोर्थ एडिशन जो है वो 2025 में होने जा रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, गूगल ने एक नई चिप लॉन्च कर दी है, नाम है विलो। और विलो एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। पहली बात तो आपको समझना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करती है और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है जो प्रॉब्लम क्लासिकल कंप्यूटर्स की पहुंच के बाहर है। क्लासिकल कंप्यूटर्स किसी भी चीज को जीरो या वन में प्रोसेस करते हैं, जीरो या वन में। बट क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये क्यूबिट्स में किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। मतलब ये जीरो, वन, वन, जीरो अलग अलग, और जीरो वन, वन जीरो, जीरो जीरो, इस तरीके से ये क्यूबिट्स में भी वन वन, इसको आप लोग क्यूबिट्स कहते हैं, तो ये क्यूबिट्स में भी जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। क्या ये चिप्स जो है, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर्स को काम करने के लिए चाहिए होती है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स। और क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स की नेक्स्ट जनरेशन चिप लॉन्च हो गई है, नाम है इसका विलो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और टेस्ट कर लिया है भार्गव वस्त्र। भार्गव वस्त्र को डिवेलप करने वाली जो संस्था है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। अगर आपने देखा होगा, रशिया के एक टार पे यूक्रेन का एक उड़ता हुआ ड्रोन आया, और मतलब जो WTO वाला सीन याद दिला दिया उसने। तो आजकल सभी को पता है कि ड्रोन के तो अटैक होते ही हैं बहुत सारे। तो इसलिए इंडिया को इन फ्यूचर किसी ड्रोन अटैक से बचाने के लिए हमें चाहिए ना कोई एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास हो। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो 6 किलोमीटर ऊपर ही छोटे से छोटी चीज को उड़ता हुआ देख लेता है और उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये काउंटर स्वार्म ड्रोन डिवाइस है। इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। आपको बता दूं ये कुछ मिनटों में साइमल्टेनियसली 64 माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। 6 किलोमीटर ऊपर ही अपने किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नोवाक जोकोविक, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है रॉजर फेडरर का। इन्होंने सबसे ज्यादा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स लॉन टेनिस में चार बड़े टूर्नामेंट्स को बोलते हैं, यूएस ओपन, यूके ओपन। यूके ओपन को फ्रेंड्स विंबलडन कप कहते हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन के बाद वो आता है जो सर खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला, और पोर्चुगीज मतलब जो क्वालिफायर राउंड में पोर्चुगीज प्लेयर को हराया भी इन्होंने। ठीक है, मिस्टर जे फारिया, इन्होंने 4 सेट्स में उनको हराया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हराया नहीं हराया, बट इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल खेले हैं अपनी जिंदगी में। इससे पहले रॉजर फेडर ने खेले थे 429 ग्रैंड स्लैम मैचेस। अब इन्होंने 430th ग्रैंड स्लैम मैच खेला रिसेंटली जनवरी में, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। ये एनडीआरएफ के 20th राइजिंग डे सेरेमनी में पहुंचे। एनडीआरएफ आपको पता ही है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फ्रेंड्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। मतलब टर्की में अभी भूकंप आया था, मुझे याद है 2023 में, बहुत बड़ा भूकंप आया था। एनडीआरएफ की टीम वहां पे जिस तरीके से पहुंची, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के कामों में वो जिस तरीके से लगी, काबिले तारीफ था। नेपाल, म्यांमार, वियतनाम जैसे देश भी इंडिया की एनडीआरएफ टीम को मानते हैं। ठीक है, और पिछले 2 साल में अभी तक जितने मेजर स्टॉर्म्स आए हैं, एनडीआरएफ की वजह से इंडिया में आज तक, पिछले 2 सालों में तो खैर एक भी इंसान की मौत नहीं हुई बिकॉज ऑफ एनी मेजर स्टॉर्म। तो एनडीआरएफ का इस बार राइजिंग डे सेरेमनी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ, जहां पर इंडिया के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह वहां पर पहुंचे। इसके बाद ब्राजील, ब्राजील ने अभी इंडोनेशिया को अनाउंस किया था 10th फुल टाइम मेंबर, और नाइजीरिया को अनाउंस कर दिया है इन्होंने 9th पार्टनर कंट्री। हाँ जी, पार्टनर कंट्री कुछ और होती है।
ये फुल टाइम मेंबर्स नहीं होते हैं। तो इंडिया अभी ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज है? तो बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये सब 8 पार्टनर कंट्रीज है। और अब एक मिला लो नाइजीरिया को, तो ये 9 पार्टनर कंट्रीज हो गई हैं। ठीक है जी। ब्रिक्स तो हमको पता ही है कब बना था, और 16th मीटिंग कब हुई, 17th मीटिंग कहाँ होगी। नाइजीरिया के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू है, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर काशिम शैतिमा है, और करेंसी यहाँ पर नाइजीरियन नायरा चलती है। इसके बाद बेटा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह देख लीजिए, ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, असम मेघालय काडर से। ये सीआरपीएफ के नए डीजी बन गए हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। हेडक्वार्टर सीआरपीएफ का न्यू दिल्ली में है, और मोटो सीआरपीएफ का है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। इसके बाद खो खो वर्ल्ड कप 2025 का इनॉग्रल मैच, आपको पता ही होगा, इनॉग्रल इवेंट इंडिया में ही शुरू हुआ। खो खो वर्ल्ड कप जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान, सभी को पता है। तो खो खो वर्ल्ड कप जो है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सारे मैचेस खेले गए। हमारे लिए गजब बात क्या है कि खो खो वर्ल्ड कप में हमारी दोनों ही टीम्स यहाँ पर गोल्ड जीती, दोनों ही टीम्स जीत गई। विमेन टीम भी जीती और मेंस टीम भी जीती। हमने नेपाल को हरा दिया यहाँ पर, मेंस टीम ने 54-36 से, और विमेन टीम ने 78-40 से हराया। गजब हो गया। अब आपको बता दूं, 2 साल के बाद खो खो वर्ल्ड कप का जो नेक्स्ट एडिशन है वो इंग्लैंड में होगा। इसके बाद 21 जनवरी को फ्रेंच त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का, तीनों स्टेट्स का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में मैं आपको बता दूं तो 1949 में ये इंडिया के साथ जुड़े थे। 1907 इनको उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी का टैग मिल गया था। मतलब 1949 में ये जुड़े, और बाद में इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद इनको फुल स्टेट बना दिया गया। 1972 में मेघालय और त्रिपुरा की बात करता हूं तो इनको फुल सोवरेनिटी दे दी गई। और अगर हम स्पेशली यहाँ पर मेघालय और ये मणिपुर त्रिपुरा को हटाकर अगर मैं मिजोरम की बात करूं, तो मिजोरम भी इंडिया का एक सोवरेन स्टेट बना था 1987 में। इसी समय अरुणाचल प्रदेश को भी फुल स्टेटहुड मिला था। बट हम फाउंडेशन डे त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, पेमा खांडू जी इनका नाम है। इन्होंने हाल फिलहाल में एक फेस्टिवल अनाउंस कर दिया। ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में कभी 4 साल पहले मनाया गया था। तो 4 साल के लंबे गैप के बाद एक वाइब्रेंट रिटर्न इस फेस्टिवल का देखा गया। 4 साल के लंबे गैप के बाद क्या नाम है इस फेस्टिवल का? पांगसाऊ, पांगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। बहुत से लोग इसको आंगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल भी कहते हैं, तो ये आपके ऊपर, आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना चाह रहे हैं। ये फेस्टिवल लास्ट टाइम 2020 में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्यों 2021 में सस्पेंड हो गया था, नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था उस समय। तो इस बार ये फेस्टिवल जो है ये 20th से 22 जून के बीच में हुआ, जहां पर नागालैंड में आपको बता दूं 26 डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपने कल्चर को लोगों के सामने रखा। नॉट इवन कल्चर, दे ऑल्सो डिपिक्टेड द यूनिक थिंग्स। और 26 ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ साथ 3 कम्युनिटीज म्यांमार से भी आई। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है ये। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है। काइवल्या जो है यहाँ के, मतलब अपना काइवल्या टी परनाइक गवर्नर है। ईटानगर कैपिटल है। एंड दीज आर द मेजर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ अरुणाचल। इसके बाद आपको यहाँ पर पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट। बट डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिस्ट्री तो क्रिएट करी है। 130 ईयर्स का अमेरिका का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है इन्होंने। क्योंकि 130 ईयर्स पहले ऐसा हुआ था कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक टेन्योर में प्रेसिडेंट रहा, फिर अगली टेन्योर में गैप लिया, उसके बाद फिर वो वापस लौटा। ऐसा अमेरिका में कभी नॉर्मली होता नहीं है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जेडी वैंस जो है ये बने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। अब जेडी वैंस की वजह से एक रिकॉर्ड बन गया, एक हिस्ट्री बन गई। क्योंकि जेडी वैंस की जो वाइफ है, इनका नाम है ऊषा वैंस। तो ऊषा वैंस एक इंडियन अमेरिकन है। तो ऊषा वैंस, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम द सेकेंड लेडी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को सेकेंड लेडी कहा जाता है।
तो पहली बार अमेरिका की सेकंड लेडी यहाँ पर एक अमेरिकन इंडियन अमेरिकन बनी है, नाम है इनका उषा वैंस। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रलय मिसाइल। शायद इस बार प्रलय मिसाइल अलोंग विद द लॉन्चर हमारे 26 जनवरी 2025 की रिपब्लिक डे परेड में डेब्यू किया जाएगा। प्रलय मिसाइल सिस्टम का, प्रलय मिसाइल सिस्टम एक टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच में है, और ये 350 से 700 किलो तक का असला कैरी कर सकती है, वॉर हेड्स कैरी कर सकती है। तो ये एक SRBM मिसाइल है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है जी। However, it remains unclear whether the missile which completed trials in 2022 has been formally inducted into the armed forces or not. अभी ये बताया नहीं है डिफेंस ने कि 2022 में जिस मिसाइल की टेस्टिंग हो रही थी, क्या उसको आर्म फोर्सेस में पूरी तरीके से इंडक्ट कर लिया गया है या नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स, जैनिक सिनर और ईगा स्वाइटेक दोनों को दोनों को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड 2024 से ऑनर दिया गया। इसके बाद सर देख लीजिए, नाम है इनका पंकज मिश्रा, एक बहुत ही बेहतरीन बुक इन्होंने लॉन्च कर दी है। बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इस बुक के ऑथर पंकज मिश्रा है और बुक के पब्लिशर पब्लिशिंग हाउस है जगरनॉट बुक्स। तो जगरनॉट बुक्स ने बुक को पब्लिश किया और पूरी मतलब बहुत ही डीपली इन्होंने क्रिटिकली बहुत ही एक्सप्लोर किया है गाजा और इसराइल की वॉर को। इस बुक में बहुत अच्छे से मेंशन और बहुत अच्छे से इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो मिश्रा ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से इस वॉर ने गाजा को एक डिवेस्टेटिंग ब्लो दिया है, किस तरीके से गाजा में ह्यूमन राइट्स, मोरालिटी, ये सब चीजें जो है ये हुई है, किस तरीके से गाजा के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज इजराइल फोर्सेस दिखा रही है। इसके बाद 10th एनिवर्सरी इंडिया में सेलिब्रेट की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्पावरिंग इंडियाज गर्ल चाइल्ड फॉर अ विकसित भारत इस बार की थीम रखी गई इस इवेंट की। 10 साल हो गए हैं इस इवेंट को चलते हुए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट इस इवेंट को चला रही है। तो ये 10 साल पहले चलाया गया था प्रोटेक्ट, एजुकेट और एम्पावर करने के लिए गर्ल चाइल्ड को। आपको ये भी बता दूं, इंडिया ने विकसित भारत 2020 सॉरी तो अपना 2047 के एम को लेते हुए ये भी बात बोल दी है कि अब हमें विमेन डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। महिला विकास पर फोकस मत करो, महिलाओं के द्वारा विकास पर फोकस करो। मींस फोकस ऑन विमेन लेड डेवलपमेंट, नॉट ऑन विमेन डेवलपमेंट। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि जब विमेन लेड डेवलपमेंट होगा तो विमेन डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो डोनाल्ड डे ट्रम्प बन गए हैं अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट। ये न्यूज हमने पहले भी कवर करी थी। इनसे पहले ये 45th प्रेसिडेंट थे 2017 से 2021 के टाइम पीरियड में। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं DRDL। DRDL हैदराबाद ने कमाल कर दिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने यहाँ पर स्क्रैम जेट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है सक्सेसफुल। स्क्रैम जेट की फुल फॉर्म होती है सुपरसोनिक कंबशन रामजेट टेक्नोलॉजी, जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यूज होती है। इस टेस्ट को 120 सेकेंड्स तक किया गया, 120 सेकेंड तक ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा। गजब चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आप लोगों का जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो काम करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जो 5 मैक से ज्यादा की स्पीड पर उड़ती है, 5400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। बहुत होती है ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को अ, बर्बाद करने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में नहीं आती है मिसाइल। USA, रशिया, चाइना जैसे देश एक्टिवली इस स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी को मतलब अचीव करने के लिए, उसको परफेक्ट करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। और उस बीच ये खबर आती है कि इंडिया ऑलमोस्ट इसको परफेक्ट कर चुका है। अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये DRDL DRDO के अंडर ही आती है। और DRDO में जैसे कि मैंने आपको बता दिया 1958 में डॉक्टर समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। इसके बाद फ्रेंड्स, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1561 करोड़ की डील साइन करी है। किसके साथ? HVF के साथ। HVF कंपनी का नाम है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। और ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री इंडियन आर्मी के लिए 47 टैंक्स बनाकर देगी, जिन टैंक्स का नाम है T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स।
तो जहां पर ब्रिज नहीं होता, बहुत ही ऑब्स्टेकल वाली पोजीशन है, बहुत ही ज्यादा रुकावटें होती हैं, वहां पर ये टैंक जो है, ये 20 मीटर का ब्रिज जो है वो अपने साथ लेके चलता है, 20 मीटर का स्टील ब्रिज। तो वहां पर किसी भी डिफेंस को मोबिलाइज करने में इस ब्रिज का काम काफी आसान हो जाता है। मतलब अगर ट्रक्स वगैरह मूव करने हैं तो आराम से मूव हो जाएंगे। ऐसे 20 मीटर का स्पैन है इसके पास ब्रिज का। जहां पर ब्रिजेस नहीं होते वहां पर ये ब्रिज बना देता है, टेम्परेरी ब्रिज। ऐसे 47 ब्रिज लेइंग टैंक्स जो है वो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री इंडियन आर्मी को बनाकर देगी। उसका जो डील है वो साइन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। अभी फोर्ब्स ने बिलियनियर्स की लिस्ट लॉन्च करी है, और आपको मैं पहली बता दूं, टॉप 10 बिलियनियर्स में दूर दूर तक कोई इंडियन नहीं देखने को मिलेगा। दुनिया में सबसे रिचेस्ट इलॉन मस्क बताए गए, जिनकी टोटल वेल्थ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद बढ़ती जा रही है भाई। 433.9 बिलियन डॉलर की टोटल वेल्थ है इनकी। टेस्ला स्पेसएक्स की वजह से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक, 239.4 बिलियन के साथ सेकंड रैंक पर रहे। और थर्ड पर मार्क जुकरबर्ग, मेटा के फाउंडर, रहे। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स अमेरिका में है, 813। सेकेंड नंबर पर चाइना, 473। और थर्ड नंबर पर आता है इंडिया, 200 बिलियनियर्स के साथ। इसके साथ इंडिया ने हरा दिया है इंग्लैंड को फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। इंडिया की टीम ने पहले खेलते हुए 197 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स का टारगेट यहां पर दिया था 20 ओवर्स में। और जब इंग्लैंड की पारी आई तो इंग्लैंड को पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया हम लोगों ने। 79 रन से हम लोगों ने मैच जीत लिया। यहाँ पर पीडी का मतलब होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। इसी के साथ फ्रेंड्स ये हो गया आज का आखिरी करंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने 23 जनवरी को सेलिब्रेट करी। उड़ीसा के कटक में 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था। नेताजी को नेताजी का टाइटल एडोल्फ हिटलर ने दिया था। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी सर ने बनाई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका प्रसिद्ध डायलॉग था। और इसी के साथ इनका मोटो जो इन्होंने दिया वो दिया था दिल्ली चलो का मोटो। तो इस पूरी आजाद हिंद फौज में 5,000 से ज्यादा सैनिकों का रिक्रूटमेंट किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने के लिए। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए लाइव शिल्प अकेडमी को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी प्रोग्रेस के लिए। हाँ हाँ, वीडियो को लास्ट टाइम तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक ना थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, ये देखते हुए कि हाँ आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। हम दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, और जैसे कि मैंने बोला इस पूरी स्लाइड में एक एक क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है श्योरली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स। जनवरी मंथ में अभी तक इससे कोई दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को बहुत डिलीजेंटली मैंने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइव शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ के चैनल से मैं दीपक सिंगल लेता हूं आपसे विदा। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड एज आई ऑलवेज से, stay home, stay safe, and keep the good work on.